हाय अगेन। सो ये हमारा पांचवा अध्याय है और अध्याय का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इससे पिछले चैप्टर में हमने बेसिकली बात करी थी कि पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया क्या है, जिसके अंदर हमने आसियान देशों की चर्चा करी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देश जो है वो एक संगठन बना के आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से वो लोग सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित हैं, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस बात पे डील करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया जिसके अंदर आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, भारत के लोग रह रहे हैं, और इनके देशों का आपस में क्या सहयोग है, क्या क्या लाइक संबंध है, कैसा संबंध है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न शक्ति हैं आज के टाइम पे। इन्होंने जब अपने आप को शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी के अंदर बैठाया तो इस क्षेत्र पे पूरे विश्व की नज़र चली गई। और हम लाइक ठीक है भाई, नज़र क्यों गई है, तो इसलिए गई है क्योंकि वो अपने हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली इस ये क्षेत्र के अंदर संघर्ष तो हो ही रहा है। तो क्या हुआ कि विश्व के अलग अलग देशों का जो ध्यान है वो इस एरिया में चल रहे संघर्षों पे चला गया। अब ये संघर्ष किस तरीके के थे, तो बहुत सारे संघर्ष है यहाँ पे बेसिकली। जमीन का संघर्ष है, नदी जल का संघर्ष है, जातीय संघर्ष है, संसाधन के बंटवारे को लेकर झगड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली इस एरिया में हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि भारत के किन किन देशों से किन किन चीज़ों को लेकर झगड़े हैं। और इसका कारण जो ये जो एरिया है ये संवेदनशील एशिया माना, मतलब संवेदनशील एरिया माना जाता है। अब दक्षिण एशिया क्या है, अमूमन ये हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। सो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और भारत को हम दक्षिण एशिया शब्द से इंगित करते हैं। ठीक है, तो इन देशों को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। और यहाँ पे हम ये देखना चाह, और चीन जो है इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन जो है वो पूर्वी एशिया का माना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का माना जाता है, या पूर्वी एशिया कह सकते हैं। चीन को अगर सिर्फ दक्षिण एशिया कोई कहेगा ना तो उसके अंदर हम चीन को इंक्लूड नहीं करेंगे, सीधी बात। तो ये बात है। और सबसे पहले हम श्रीलंका की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं या और देशों की भी चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली लोकतंत्र का क्या क्या रहा, कैसे कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ इन देशों के अंदर, हम उस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। तो श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक कायम किया। मतलब श्रीलंका के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। और नेपाल के अंदर भी आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग चल रही है। ठीक है, बांग्लादेश भी लगभग लोकतांत्रिक है। पाकिस्तान में ये स्थिति डामाडोल है। भूटान जो है 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया और राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। तो राजा ही नेतृत्व करेगा, लेकिन सिंपल बात है कि बहुदलीय लोकतंत्र रहेगा वहाँ पे। मालदीव जो था वो 1968 तक सल्तनत था और उसके बाद फिर गणतंत्र बन गया। और इस सब से हम ये समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया के अंदर जो लोकतंत्र है ना उसका रिकॉर्ड मिला जुला है ना। क्योंकि यहाँ के लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर रहना, लोकतंत्र की बातों को समझते हैं और ये आपस में भागीदारी से शासन की प्रणाली पे जोर देते हैं। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक हैं। मतलब ये कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक धर्म रह रहा हो। इंडिया के अंदर भी हर तरह के धर्म रहते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे के सारे कंट्रीज के अंदर लगभग मिश्रित धर्म रहते हैं और सभी लोग मिलकर लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। और ये सारे के सारे लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व चुने हुए लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये तो लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं तो लोकतंत्र अच्छा कहाँ पे है, लोकतंत्र खराब कहाँ पे है। ये पाकिस्तान का एरिया है, ये लोकतंत्र खराब है। मतलब इस मैप से अगर हम ये देखें, यहाँ के लोग मानते हैं ये चीज़ें, है ना। तो भारत के 62% लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जो है बेहतर है। पाकिस्तान के 28% लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार लोकतंत्र क्या ही मतलब वो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, आप लोकतंत्र दे दो या सैनिक शासन दे दो। और ये 10% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि यार मतलब ठीक है, कभी कभी तानाशाही भी बेहतर होती है। डिपेंड करता है कि लोकतंत्र में हर चीज़ें खिंचती है, चीज़ें बहुत स्लो होती है।
तो यहाँ पे हम पाकिस्तान से शुरुआत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसा रहा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान में संविधान बना और सबसे पहले शासन जो गया वो अयूब खान के हाथ में गया। तो अयूब खान ने अपना निर्वाचन करा लिया, लेकिन उनके शासन के खिलाफ आम जनता के अंदर गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। तो अयूब खान जो है शासन बन गए थे, लेकिन उनको अपना पद छोड़ना पड़ा आम जनता के गुस्से के कारण। इससे फिर जनरल आहिया खान ने सत्ता संभाल लिया और वो बन गए अगले तानाशाह। तो पहले भी तानाशाह थे और ये भी तानाशाह हैं, जनरल आहिया खान। तो पहले अयूब खान, दूसरे में आहिया खान। लेकिन 1971 के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया और एक हिस्सा फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार यहाँ पे बनी। सो बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हुआ कि सैनिक शासकों ने अपने आप को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए हैं। मतलब कोई भी ऐसा चुनाव नहीं करा रहा है कि लाइक हम जनता को हक देना चाहते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व करेंगे, बल्कि वो अपने आपको एक वैलिडेशन दे रहे हैं। और 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीक़ों से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। बट अगेन इसमें भी बहुत से ऐसे पर्यवेक्षक हैं जो डाउट करते हैं कि अभी भी अल्टीमेटली वो लोग कठपुतली सरकार चलाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र ना वो अस्थाई नहीं बन पाया है। यहाँ और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी का सामाजिक दबदबा है। इस कारण से क्या होता है कि कई बार निर्वाचित सरकार जो है ना उसको भी गिरा दिया जाता है। अब पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। जैसे हमने देखा कि लाइक इराक में अपनी सरकार बनाने के लिए, चीनी करने के लिए अमेरिका ने खूब समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करता। तो इस रीजन से भी सेना को जो है अपना प्रभुत्व बढ़ाने का और प्रभुत्व कायम करने का बढ़ावा मिलता है। तो यही है पाकिस्तान के बारे में। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 1947 से 71 तक तो पाकिस्तान का ही भाग था। तो मतलब यहाँ पे भी तानाशाही चल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व के अंदर एक स्वायत्तता की मांग चलती है, एक रीजनल लैंग्वेज के लिए फाइट होती है। सो बेसिकली देखिए दोनों पाकिस्तान अलग क्यों हुए हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों टूटा है, इसका रीज़न ये था कि अगर आप पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो वो जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बंगाली स्पीकिंग है, वहाँ के लोग बंगाली हैं और वो बंगाली भाषा बोलते हैं। जबकि जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे लोग उर्दू और लाइक हिंदी मिक्स करके उर्दू पे खास जोर देते हैं। और यही कारण रहा कि पाकिस्तान ने क्या किया कि उर्दू भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया, जिससे कि जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे वो परेशान हो गए कि यार हमें तो फिर हमारी कोई नहीं सुन रहा है ना, हमारी भी तो भाषा है। और यही कारण था कि आपस में स्वायत्तता की मांग चली और जिसका नेतृत्व किया शेख मुजीबुर रहमान ने, है ना। इनके नेतृत्व में आवामी लीग चुनाव लड़ी 1970 के चुनाव में। ये पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर जीत गए और पश्चिमी पाकिस्तान में भी कुछ सीटें इन्हें मिली, जिसके कारण इन्हें बहुमत मिल गया। ठीक है, तो अब सत्ता पे कौन हाथ बैठना चाहिए था, मुजीबुर रहमान, है ना। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के नेताओं का जो सरकार थी वहाँ पर उसका दबदबा था और सरकार ने बोला कि नहीं भैया, हम उन्हें जीत तो गए हैं वो चुनाव, लेकिन हम कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। अल्टीमेटली भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और वित्तीय तथा सैन्य सहायता दी। इससे पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा, एक बन गया आपका बांग्लादेश और दूसरा हो गया आपका लाइक पाकिस्तान, है ना। फिर अल्टीमेटली बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया तथा अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। और शेख मुजीब जो थे वो ही वहाँ के जो है वो लीडर बन गए। उन्होंने बाकी सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया। और अब क्या होता है कि अब शेख मुजीब भी चाहते हैं कि भैया मैं जो हूँ यहाँ का तानाशाह बन जाऊँ एक तरीके से, मतलब मैं अकेला लीडर बन जाऊँ, बाकी सारी पार्टी तो ख़त्म कर चुका हूँ। तो इससे अगेन फिर तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, है ना। अब तनाव और संघर्ष हो रहा है। तो 1975 के अंदर अगस्त में उनके खिलाफ सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब को उनकी सेना ने मार दिया। ये हुआ बांग्लादेश के अंदर, है ना। और फिर नए नाटकीय प्रकरण के अंदर जो सैनिक शासक थे जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजय रहे।
फिर क्या होता है कि जियाउर रहमान की हत्या होती है, और एम एच इरशाद जो है वो सैनिक शासन बनते हैं। अब ये बार बार क्या हो रहा है कि एक सैनिक शासन मारा जा रहा है, दूसरे सैनिक शासन शासक जो है वो शासन करने लग जा रहा है। अब बांग्लादेश की जनता ने क्या किया कि लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई और उसने आंदोलन करने लग गई। उसमें छात्र आगे आ गए, उसमें अलग अलग लोग आगे आ गए, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1990 के अंदर जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए थे, उनका पद छोड़ना पड़ा। 91 के अंदर चुनाव हुए, और इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र जो है वो कायम है। एक बार लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो अब बांग्लादेश लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है। नेपाल की बात करते हैं, तो अलग अलग देशों का ना अलग अलग परिप्रेक्ष्य समझिएगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल एक हिंदू राज्य था, और आधुनिक सालों तक यहाँ पे कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। अब एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होता है यहाँ पे 1990 के अंदर, जिसको स्वीकार करके राजा ने लोकतांत्रिक सभा संविधान की मांग मान ली, और एक लोकतंत्र बना दिया छोटा सा, मतलब सॉरी, एक संविधान की गठन पे सहमति जता दी बेसिकली। अल्टीमेटली 2000 वो, लेकिन वो बहुत फलीभूत नहीं हो पाया। अल्टीमेटली 2006 के अंदर देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, और उसके बाद फिर नेपाल में भी अल्टीमेटली संविधान लागू कर दिया गया। और नेपाल जो है मतलब भारत की सरकार नेपाल की सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थी, और इसके कारण 2008 में भारत ने भी काफ़ी मदद की, और नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 के अंदर नेपाल ने अपना संविधान अपनाया, और उस दिन उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि अब से मैं भी हिंदू राज्य नहीं हूँ, मैं एक लोकतांत्रिक गणराज्य हूँ। तो नेपाल भी 2015 के बाद से चुनाव और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के ऊपर चल रहा है। एक मिनट दीजिएगा। नाउ श्रीलंका में जातीय संघर्ष होता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि श्रीलंका के अंदर बहुत सारे तमिल समुदाय जो कि भारतीय हैं वो रहते हैं, और वहाँ पे क्या है कि उनको लगता है कि एक बड़ी आबादी जो है वो भारत छोड़कर श्रीलंका आकर बस गई है। इस बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका गुस्सा है, और तमिलों का बसना जो है श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहता है। तो अब तमिल लोग लगातार श्रीलंका में जा जा के बसते जाते हैं। इससे क्या होता है कि श्रीलंका की जो समस्या है ना, वो बेसिकली भारतवंशियों से ही जुड़ी है। मतलब श्रीलंका को लगता है कि यार मेरे पास तो भारत से आके बहुत सारे लोग रहने लग गए हैं, अब मैं कैसे ही करूँगा, और इसके कारण भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर बहुत दबाव है। भाई भारत की सरकार के ऊपर भी तमिलों का चलता है, तो वह श्रीलंका और वो चाहते हैं कि भारत जो है वो श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। तो समझ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको एग्जांपल दूं, तो भारत से तमिल जो लोग हैं वो सारे के सारे जा के श्रीलंका बस गए, तो वहाँ पे एक बड़ी आबादी तमिलों की हो गई। अब वो अपना हित चाहते हैं, और यहाँ के जो तमिल्स हैं वो भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार उनके हितों को श्रीलंका के अंदर सुनिश्चित करे। अब यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तमिल मसले में 1987 के अंदर भारत सरकार ने अपने सेना को भेज दिया, लेकिन सेना ने क्या हुआ कि सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। अल्टीमेटली जो है आइसलैंड या सेकेंडोनेवियाई जैसे देश थे, इन देशों ने मिलके श्रीलंका और लिट्टे को राजी किया कि आपस में बात कर लें और बात से चीज़ों को निपटाया जाए, और फिर 2009 के अंदर लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया और सशस्त्र संघर्ष जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। अब संघर्ष इतने सारे हुए श्रीलंका के अंदर, फिर भी श्रीलंका ने बहुत ही अच्छी आर्थिक वृद्धि हासिल की, और वहाँ का विकास दर काफ़ी अच्छा रहा। मतलब अगर हम बात करें कि जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक सबसे पहले नियंत्रण किसी देश ने पाया है एशिया के दक्षिण एशिया के अंदर, तो वो जो देश है वो श्रीलंका है, और वो इस पर प्रथम स्थान रखता है। अब हम भारत पाकिस्तान संघर्ष की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आई गेस सबको ही पता है। मैं थोड़ा सा अगर इसको शॉर्ट के अंदर बताऊं, तो कश्मीर नाम का एक जगह है भारत के अंदर, और वहाँ के जो राजा होते हैं वो हिंदू होते हैं, और आबादी जो होती है मुस्लिम होती है। तो जब भारत का डिवाइड होता है इंडिया और पाकिस्तान में के रूप में, तो ये माना जाता है कि जो मुस्लिम आबादी होगा वो पाकिस्तान बनेगा, और जो हिंदू आबादी होगा वो इंडिया बनेगा।
और बीच में स्वायत्ता दी जाती है उन राज्यों को, जैसा कि कश्मीर था, कि भाई तुम्हें चुनना है कि तुम इंडिया के साथ जाना चाहोगे या पाकिस्तान के साथ। तो अब वहाँ के जो हिंदू राजा थे हरी सिंह, उन्होंने कहा कि यार हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसलिए भारत ने भी छोड़ दिया और पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, अपने कबायली घुसपैठिए भेज दिए। और उससे क्या हुआ कि फिर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने कश्मीर को खुद में शामिल किया और उनको मदद दी। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी इनके बीच में संघर्ष की जड़ है। अ, उसके बाद क्या होता है कि 1900 जब कबायली घुसपैठिए आते हैं तो छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में भी चला जाता है। तो एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बनता है। तो ये दो टुकड़े हो जाते हैं कश्मीर के। लेकिन दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती है। आज भी अगर आपको पता होगा तो हमले होते रहते हैं। डोकलाम का हमला एक लास्ट उदाहरण था जिसके ऊपर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी करी थी। और भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति को जारी रखा है। और आरोप यह है कि कश्मीर में उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत के आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चीज़ें भारत को लगती हैं। जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में तो उस टाइम से एक नियंत्रण रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने युद्ध जीत लिया लेकिन कश्मीर का मसला जो है अनसुलझा रहा और दोनों अपने उसी पॉइंट पे, जिसे नियंत्रण रेखा कहा गया है, उसी पे आज तक कायम है। इसके अलावा क्या लड़ाई है, तो इसके अलावा दोनों के बीच नदी की जल के बंटवारे के ऊपर, सिंधु नदी आप जानते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान तक बहती है, तो इस जल के बंटवारे पर भी इशू है, चल रहा है। हालांकि विश्व बैंक की मदद से भारत ने और पाकिस्तान ने सिंधु नदी की जल संधि पर दस्तखत किए और संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी जो है ये संधि कायम है और दोनों अपने अपने हिसाब से नदी जल का बंटवारा कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे मोटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण को भी लेके इन दोनों के बीच में झगड़े हैं। तो ये तो चलता ही रहता है कि लाइक पाकिस्तान है भैया, चलेगा, कुछ नहीं कर सकता। अन्य पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ काफ़ी मधुर संबंध हैं। अगर आप जानना चाहें थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में जाते आते हैं बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के। और अ, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विभेद भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें चल रही है। बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी सारे अच्छे संबंध भी हैं और ख़राब संबंध भी हैं। इन द सेंस ये कि काफ़ी जगह ये दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी जगह बांग्लादेश और भारत के अंदर सहयोग की कमी है। ठीक है। और श्रीलंका भारतीय सरकारों के बीच संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। तो बेसिकली हम यही देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भारत के संबंध भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं सारे देशों से, लेकिन अल्टीमेटली रहना तो आपको उसी क्षेत्र में है, तो आपको फिर एक दूसरे का सहयोग भी करना पड़ता है। अच्छा, शांति और सहयोग, अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं और इसके कारण इन्होंने एक सार्क नाम का फाउंडेशन बनाया जिसके अंदर देश थे भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका पहले ही द्विपक्षीय व्यापार का समझौता कर चुके हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी ख़त्म ना होने वाले झगड़ा है, मतलब ऐसा झगड़ा है जो नहीं होगा ख़त्म। भाई नहीं, ना इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर दे रहा है, ना पाकिस्तान कश्मीर को अपनी जिद छोड़ रहा है। बट अल्टीमेटली फिर भी विश्वास बहाली के दोनों ने प्रयास करे हैं। एक दूसरे के प्रधानमंत्री का जाना आना लगा रहता है, विदेश नीतियाँ चलती है, क्रिकेट मैच होता है, तो ये चीज़ें विश्वास बहाली का ही एक उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात समझिए कि कोई भी देश हवा के अंदर नहीं होता। चाहे अपने क्षेत्र में वो कितनी भी अपने आप को अन्य ताकतों से अलग रख ले, वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो दोनों को ही एक दूसरे के एरिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। और यही है। सो बेसिकली देखिए, दक्षिण एशिया में क्या देश हैं, आप अगर अपने हिसाब से भी देखेंगे तब भी चलेगा। आप सीधी बात, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में निकाला है। शॉर्ट में मैंने इसलिए निकाला कि आपको पता है कि कौन सा देश के साथ क्या संबंध है। अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, आप आज न्यूज़ सुनते होंगे, तो आपको पता होगा कि नेपाल आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। मतलब यह है कि वो आपका दोस्त है, वहाँ पे आप ऑयल सप्लाई करते हैं, नेपाल को आप मदद करते हैं दवाइयों की, आप वहाँ पे रेल भेजते हैं। तो ये बस इसलिए है क्योंकि आप नेपाल से अच्छे रिश्ते चाहते हैं।
भूटान की बात करें तो भूटान जब डोकलाम के अंदर वहाँ पे स्थितियाँ खराब हुई, जब चाइना ने भूटान से निकटवर्ती इलाकों में अपनी सेना को भेजा, तो भारत ने पहले जाके उसका विरोध किया, है ना। भूटान की सेना से पहले आगे भारत की सेना खड़ी थी, जस्ट बिकॉज कि भूटान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो कई बार भारत आई और उन्होंने अलग अलग हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत करी। और आज के टाइम में अगर आप एक बात करें तो बांग्लादेश के अंदर हमारा हाईवे जाता है, हमारे रेल वहाँ तक जाती है, तो दैट इज़ समथिंग कि उस देश के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको बस ये करना है कि आपको ये देखना है कि भारत के रिश्ते कौन से देश के साथ कैसे हैं, और इसके लिए आप बस थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो कर पाएंगे। इफ़ इन केस अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक में और अच्छी तरीके से समझाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी अगेन। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा चैनल के ऊपर, खुशी होती है इन चीज़ों को देखकर। थैंक यू सो मच।